गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग शीत युद्ध का दौर चैप्टर पढ़ रहे हैं, कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान। तो इस चैप्टर में हम लोग शीत युद्ध क्या है और क्यूबा मिसाइल संकट, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया, कुछ सैन्य संधियाँ, नाटो, सीटो, सेंटो, वारसा, इसके अलावा महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करती थी, परमाणु परीक्षण के प्रसार को रोकने के लिए की गई संधियाँ, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुई कुछ अस्त्र नियंत्रण संधियाँ, शीत युद्ध के कारण अवरोध आदि टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि शीत युद्ध के क्या परिणाम हुए। तो आप सभी जैसे जानते हैं कि शीत युद्ध के कारण जो गुटों के बीच प्रतिद्वंदिता थी, तनाव था, वो और ज़्यादा बढ़ गया और विश्व जो है दो गुटों में बंट गया। ये दो गुट आपने पढ़ ही लिए थे, पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी गठबंधन। पश्चिमी गठबंधन में का नेता राष्ट्र अमेरिका था और पूर्वी गठबंधन का नेता राष्ट्र सोवियत संघ था। तो पूरे विश्व में दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का भी प्रारंभ हमें शीत युद्ध के दौरान दिखाई देता है। ध्रुव क्या होता है? जिसके जो और चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करे। तो दो ध्रुवीय व्यवस्था क्यों बोला कि दो ध्रुव थे, जैसे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, भूगोल में, ऐसे ही विश्व राजनीति में भी दो ध्रुव हो गए। एक सोवियत संघ हो गया और एक अमेरिका हो गया। तो कुछ राज्य जो थे अमेरिका के निकट आने लगे और कुछ राज्य जो है सोवियत संघ के निकट आने लगे। तो दो गुट जो हैं बहुत बड़े, धीरे धीरे इनकी जो राष्ट्रों की संख्या तीन गुटों के वो बढ़ने लग गई। इसलिए इस समय हम कहते हैं कि दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का भी प्रारंभ हुआ। इसके अलावा पूरे शीत युद्ध के दौरान 1945 से लेकर 1991 तक परमाणु युद्ध की संभावना का भय, डर बना रहा। हमेशा ऐसी स्थिति रही कि पूरे विश्व के अन्य देशों को लगता रहा कि कब परमाणु युद्ध हो जाएगा, कब अमेरिका सोवियत संघ के बीच में एक युद्ध की स्थिति आ जाएगी। जैसे आपने क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ा तो आपने देखा कि उसमें क्या था, वो शीत युद्ध का चरम बिंदु था और उसमें यह स्थिति बन रही थी कि परमाणु युद्ध हो सकता है। ठीक है। और आतंक और अविश्वास का दायरा बढ़ गया, उसका विस्तार हो गया। अमेरिका सोवियत संघ के शक्ति संतुलन के लिए, सोवियत संघ को शक्ति संतुलित करने के लिए अन्य जैसे कि आसियान जो उस दक्षिण पूर्वी देश थे उनसे अपना गठजोड़ बढ़ा रहा था, अन्य राष्ट्रों से गठजोड़ बढ़ा रहा था। और कहीं ना कहीं अमेरिका और सोवियत संघ क्या आपस में पूरे शीत युद्ध के दौरान एक अविश्वास की स्थिति रही। उनको ये लगता रहा कि मतलब जैसे सोवियत संघ कोई काम करता था तो अमेरिका उसको शक की निगाह से देखता था, अमेरिका कुछ काम करता था तो सोवियत संघ उसको शक की निगाह से देखता था। तो इस तरीके की स्थिति जो है पूरे शीत युद्ध के दौरान बनी रही। इसके अलावा आपने अभी इससे पहले वाले लेक्चर में देखा कि हमने बहुत सारी सैनिक संधियाँ की, जैसे अमेरिका ने नाटो, सीटो, सेंटो और उधर सोवियत संघ ने वारसा पैक्ट किया। तो इस टाइप के सैनिक गठबंधन बनने लगे और बढ़ने लगे। ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो इससे भी क्या हुआ कि कहीं ना कहीं विश्व का ध्रुवीकरण हुआ। ठीक है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी उसका यांत्रिकीकरण हुआ। यांत्रिकीकरण समझ रहे हो कि तकनीकी रूप से सक्षम हो गए सारे देश, अपने आप को सामरिक रूप से सशक्त करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाने लगे, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सक्षम राष्ट्र बनाने लगे, ताकि कभी तकनीकी रूप से सक्षम बनाना कि ताकि कभी ऐसी स्थिति आए कि युद्ध की स्थिति हो तो हथियार जो हैं अपने ही हो जाएं। ठीक है। तो पूरे विश्व में हमने देखा कि कहीं ना कहीं यांत्रिकीकरण हुआ विश्व का। इसके अलावा पूरे विश्व राजनीति में हम देखते हैं कि इस समय जो था सैन्य शक्ति पर ज़्यादा जोर दिया गया। मतलब अमेरिका और सोवियत संघ तो बढ़ा ही रहते अपनी सैन्य शक्ति, उसके अलावा जो अन्य राष्ट्र भी थे, जो और राष्ट्र भी थे, उनके सदस्य राष्ट्र थे या जो गुटनिरपेक्ष के राष्ट्र थे, वो भी, उनको भी ये समझ में आने लगा कि भाई अपनी शक्ति तो बढ़ानी ही पड़ेगी, सैनिक शक्ति को मजबूत बनाना ही पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ कमज़ोर हो गया। कमज़ोर होने का मतलब है कि जो विवाद चल रहे थे विश्व में, विश्व राजनीति में जो क्षेत्रीय विवाद थे या सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो विवाद चल रहा था, ये शीत युद्ध चल रहा था, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सका। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इस शीत युद्ध के दौरान बहुत ही कमज़ोर संस्था के रूप में दिखाई दिया।
हालांकि कुछ बहुत अच्छे काम भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने किए, बहुत सारे विवादों को सुलझाया, लेकिन उतनी मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख सका जैसे कि इसको एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होने के नाते रखना चाहिए था। इसके अलावा मानव कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा हुई, है ना, जो जन कल्याण, क्योंकि सारा दिमाग तो किस में लग रहा है, शीत युद्ध में लग रहा है, सारा दिमाग तो इस बात पे है, अमेरिका का सारा फोकस किस बात पे कि कहीं सोवियत संघ ज़्यादा मजबूत ना हो जाए, सोवियत संघ का सारा फोकस किस बात पे कि अमेरिका ज़्यादा मजबूत ना हो जाए। तो इन दोनों राष्ट्रों का जो ये आपसी प्रतिद्वंदिता थी, इसकी वजह से पूरे विश्व का ध्यान भी क्या था, इन्हीं दो राष्ट्रों के आसपास घूम रहा था। तो कहीं ना कहीं विश्व में लोक कल्याण, मानव कल्याण के जो कार्यक्रम थे वो कमज़ोर पड़ रहे थे। इसी दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भी उदय हुआ। जैसे कि आपने देखा है कि कुछ राष्ट्र चाहते थे, नव स्वतंत्र राष्ट्र जो अभी अभी आज़ाद हुए थे, जैसे कि भारत 1947 में अंग्रेजों का गुलाम रहा 200-250 साल, 1947 में आज़ाद हुआ। ऐसे ही पाकिस्तान, श्रीलंका, बहुत सारे दक्षिणी अफ्रीका के बहुत सारे देश, एशिया के बहुत सारे देश, दक्षिणी अमेरिका के बहुत सारे देश जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, वो नहीं चाहते थे इस दो ध्रुवों के चक्कर में फंसना, इस शीत युद्ध के चक्कर में फंसना या इस गठबंधन के चक्कर में फंसना। वो नहीं चाहते थे कि हम अमेरिका की तरह गठबंधन में शामिल हों या हम सोवियत संघ के गठबंधन में शामिल हों। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, हम ठीक है, दूर से हम आप दोनों से बातचीत करेंगे, आप दोनों के साथ हमारे संबंध रहेंगे, लेकिन हम अपना एक गठबंधन बनाएंगे, जिसको कि उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नाम दिया। तो ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, इसका उद्देश्य था कि ऐसे राष्ट्रों को अपने गुट में शामिल करना जो अमेरिकी या सोवियत संघ किसी भी गुट में शामिल नहीं है। इसका एक उद्देश्य और था, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का परिचय देना, ठीक है, और जिस गठबंधन से उसको फ़ायदा हो रहा था उनके साथ वो उस तरीके के संबंध बना रहा था, लेकिन दूसरे से कट नहीं हो रहा था। ठीक है ना, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का ऐसा बिल्कुल नहीं था कि अमेरिका से हमें कोई काम है तो हम अमेरिका से बात करें तो हम सोवियत संघ से छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। हमें दोनों राष्ट्रों से क्या है, किसी से हमें तकनीकी सहायता मिल रही थी, किसी से हमें आर्थिक सहायता मिल रही थी, तो किसी से हमें सामरिक सहायता मिल रही थी। तो इस तरीके से हमें एक बैलेंस बना के, संतुलन बना के रखना था अपने विकास के लिए। तो यही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य भी था। और इसी दौरान, इसी शीत युद्ध के दौरान इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय भी हुआ। 1961 में इसका पहला सम्मेलन हुआ बेलग्रेड में। और क्या हुआ, अनेक छोटे युद्धों के बावजूद तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। शीत युद्ध का एक प्रभाव ये भी रहा कि इतने छोटे छोटे युद्ध होते रहे विश्व में, कई विवाद होते रहे, क्यूबा मिसाइल संकट की स्थिति आई, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि एक अवरोध की स्थिति बनी हुई थी। दोनों, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही सामरिक दृष्टि से बहुत शक्तिशाली थे। तो दोनों को ये बात पता थी कि कहीं ना कहीं अगर कोई भी युद्ध होता है, तो वो कोई भी विश्व युद्ध होता है या युद्ध होता है दोनों राष्ट्रों के बीच में, तो वो विश्व युद्ध जो होगा वो परमाणु युद्ध होगा। और परमाणु युद्ध इतना भयंकर होगा कि जीतेगा हारेगा तो कोई भी, लेकिन नुकसान जो है पूरी मानवता को होगा, और जीतने वाले को भी उतना ही नुकसान होगा जितना कि हारने वाले को होगा। इसके अलावा इसका एक प्रभाव और देखा गया कि दोनों महाशक्तियों के बीच में, चाहे सोवियत संघ हो चाहे अमेरिका हो, दोनों के बीच में परमाणु हथियारों को बढ़ाने की होड़ जैसी लग गई। दोनों चाह रहे थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु हथियारों को बढ़ाएं। तो ये इसके कुछ प्रभाव हैं जो कि बहुत बार पूछे भी गए हैं उत्तराखंड बोर्ड में। इसके अलावा एक हेडिंग जो बहुत बार पूछी गई है, 2 नंबर में ही देखा गया है इसको, दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था मैंने आपको वैसे भी बताया भी, इससे ऊपर जो टॉपिक पढ़ाया। दो ध्रुव, जैसे कि आप भूगोल में पढ़ते हैं, एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है कि नहीं, और उन्हीं को केंद्र मानकर पूरी पृथ्वी क्या है, उसके चारों तरफ घूमती रहती है, और ध्रुवों के बीच में ही तो घूम रही है पृथ्वी, समझ रहे हो। तो इसी तरह जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है 1945 में, तो पूरे विश्व में दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था होती है। अब ये ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव नहीं है, ये ध्रुव पूर्वी और पश्चिमी ध्रुव है, समझ रहे हो बात को। पश्चिमी ध्रुव का केंद्र कौन है, अमेरिका, और पूर्वी ध्रुव का केंद्र कौन है, सोवियत संघ। तो जो पश्चिमी ध्रुव के देश हैं, मतलब जैसे कि पश्चिमी यूरोप के देश, कनाडा, मेक्सिको, ये सब किसकी तरफ आ रहे हैं, अमेरिकी गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। और जो पूर्वी ध्रुव के देश हैं, पूर्वी गठबंधन के देश हैं, वो किसकी तरफ आ रहे हैं, सोवियत संघ की तरफ आ रहे हैं। तो शीत युद्ध के दौरान विश्व जो है दो गुटों में, ठीक है, विभाजित हो गया, जिससे शक्ति संरचना में सिर्फ दो ही ध्रुव बचे, कौन, अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, अमेरिकी गुट में शामिल देशों को पश्चिमी गठबंधन कहा गया, और सोवियत गुट में शामिल देशों को पूर्वी गठबंधन कहा गया।
बात समझ में आ रही है? ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पश्चिमी गठबंधन पहली दुनिया, पूर्वी गठबंधन दूसरी दुनिया। बस ये दोनों दुनिया और ये दोनों गठबंधन, ठीक है, और इनका केंद्र, देखो दो ध्रुव में केंद्र आना बहुत जरूरी है। केंद्र मतलब इधर अमेरिका पश्चिमी में और पूर्वी में सोवियत संघ, यही ध्रुव है। और ये गठबंधन जो है इन्हीं केंद्रों के आसपास घूम रहा है। पश्चिमी गठबंधन का केंद्र कौन है? अमेरिका। तो पश्चिमी गठबंधन के जितने भी देश हैं वो किसके किसके इर्द गिर्द हैं? अमेरिका के। पूर्वी गठबंधन का केंद्र कौन है? सोवियत संघ है। और पूर्वी गठबंधन के सारे देश किसके इर्द गिर्द हैं? सोवियत संघ के। आशा करती हूँ तुम्हें ये टॉपिक समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। अब हम देखते हैं कि दो ध्रुवीयता को चुनौती कैसे मिली। सब कुछ ठीक चल रहा था, दो ध्रुव बन गए थे, इधर अमेरिका था, इधर सोवियत संघ था, तो फिर परेशानी कहाँ आई? परेशानी यहाँ आई कि विश्व के सारे देश जो थे इन्हीं दो ध्रुवों पे नहीं गए। उन्होंने कहा भाई हम जो है ना तो हम अमेरिका के साथ जाना चाहते हैं और ना ही हम किसके साथ जाना चाहते हैं? सोवियत संघ के साथ जाना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को किसने चुनौती दी? गुटनिरपेक्षता ने। अगर ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन नहीं होता तो विश्व जो है दो ही ध्रुव होते, क्या कहते हैं, अमेरिका और सोवियत संघ। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब क्या हुआ? गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी आ गया। जब शीत युद्ध के दौरान विश्व स्पष्टतः दो गुटों में विभाजित हो रहा था, तब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, जो अभी अभी अंग्रेजों के या किसी भी देश के गुलाम थे, उससे आज़ाद हुए थे, उन्होंने कहा कि हमें इन दो विकल्प बिल्कुल मंजूर नहीं है। ना ही हमें ये पूर्वी गठबंधन में जाना है, ना ही हमें पश्चिमी गठबंधन में जाना है, हमें तीसरा विकल्प चाहिए। और उन्होंने तीसरे विकल्प के लिए क्या कहा? उन्होंने तीसरे विकल्प के लिए दोनों महाशक्तियों से दूरी बनाई और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का इस समय क्या होता है? जन्म होता है। बात समझ में आ रही है? गुटनिरपेक्ष में अधिकांश देश कौन थे? एशिया के नव स्वतंत्र राष्ट्र, अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्र और लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र राष्ट्र। इस लेक्चर में हमने ये चीज़ें पढ़ ली। अगले लेक्चर में हम गुटनिरपेक्षता को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और गुटनिरपेक्षता के भी बहुत सारे प्रश्न जो हैं बोर्ड में पूछे गए हैं उनको समझेंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप लेक्चर को लाइक करेंगे, लेक्चर को इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। थैंक यू।